नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके जीएस में। हम लोग यूपी स्पेशल करंट अफेयर 2024 को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक के यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को कवर करना है। इस सीरीज में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड कर लिया है, जिसमें कि जनवरी की कंप्लीट यूपी स्पेशल के करंट अफेयर को कवर किया गया है। इस वीडियो में कंप्लीट फरवरी करंट अफेयर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक डीजीपी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा। YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिए अलर्ट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद रूस में भारतीय दूतावास में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी गिरफ्तार, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूपी बजट 2024-25 मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाएं, इससे संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात होगी हम लोगों की उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। लखनऊ को 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी। यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे। यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग यूपी के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन। यूपी के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन, तो इस पे हम लोग बात करने के बाद उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, इस पर भी बात करेंगे हम लोग। उसके बाद बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे UPDIC रक्षा उत्पाद में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान, इस पर बात करेंगे। हरित उद्योग आधार पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कल्कि धाम मंदिर की नींव रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना, इसमें हम लोग पश्चिमी विक्षोभ को समझेंगे क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से लेकर 2017 की तुलना में 2019 से 2023 में 4 गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, ठीक, आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसानों की मांगों पर विचार करने हेतु समिति का गठन, इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए CSR फंड का उपयोग करेगा। उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए CSR फंड का उपयोग करेगा। फिर देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे, इस पर बात करेंगे। 2 बार हमारे सामने ये आ गया, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे, तो दोनों बार हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने पहले टॉपिक से। पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक DGP के बारे में बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक यानी कि कानून एवं व्यवस्था, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महानिदेशक प्रशांत कुमार को कार्यवाहक राज्य पुलिस प्रमुख नियुक्त किया है। इसके बारे में दूसरा जो टॉपिक पॉइंट है वो ये है कि प्रशांत कुमार वर्ष 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, जिनके पास कानून एवं व्यवस्था और मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर 3 दशकों से अधिक का अनुभव है।
यह डीजी यानी कि कानून व्यवस्था और डीजी आर्थिक अपराध शाखा का पद भी संभालेंगे। यदि किसी कारण से राज्य सरकार द्वारा उन्हें हटाया नहीं जाता है तो उनके मई 2025 में अपनी सेवानिवृत्ति तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में बने रहने की संभावना बनी हुई है। अपराध और माफिया के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने के पीछे उन्हें मुख्य व्यक्ति माना जा रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला जो हम लोगों का बिंदु था, जो अगला हम लोगों का मुद्दा था, वो ये था कि YEIDA का मेडिकल डिवाइस पार्क फार्मा विकिरण सुविधा का विस्तार करेगा। इसके बारे में हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये YEIDA क्या है? यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो इसने क्या किया, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकिरण कर रहा है, जो कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके बाद बात करें तो इस प्रयासों में पार्क को उन्नत चिकित्सा उपकरणों से लैस करना शामिल है, जिसमें कैंसर देखभाल और रेडियोलॉजी इमेजिंग तकनीक, एनेस्थेटिक्स, इसके बाद कार्डियो रेस्पिरेटरी उपकरण, साथ ही पेसमेकर तथा कॉकलियर इम्प्लांट से जुड़े उपकरण भी इसमें शामिल होंगे। इम्प्लांट नहीं, इम्प्लांट, तो कॉकलियर इम्प्लांट से जुड़े हुए उपकरण इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। इसके बाद बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास, किसके पास? ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का प्रतीक बनने के लिए तैयार है। आगे बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क में प्रयोगशालाएं और केंद्र सुविधाएं भी होंगी, जो एक विकेंद्रीकृत स्थान पर विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से सुव्यवस्थित करेंगी। इन रणनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य विनिर्माण लागत को कम करना, चिकित्सा उपकरणों के उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आगे बात करें तो इस पहल को उत्प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के भीतर सामान्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए एक मुफ्त अनुदान सहायता प्रस्तुत करने वाली एक योजना शुरू की है। इस पार्क को कैंसर देखभाल, रेडियोलॉजी इमेजिंग, एनेस्थेटिक्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट, पेसमेकर और कॉकलियर इम्प्लांट के लिए समर्पित अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो ये सभी अत्याधुनिक उपकरण उसमें क्या होंगे, लगे होंगे। इन सभी अत्याधुनिक उपकरणों से वो लैस होगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि YEIDA के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हम देखते हैं कि इसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत दिल्ली से सटे उसके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिए बनाया गया है, जो अगर योजनाबद्ध नहीं होते हैं तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होगा। तो इसकी स्थापना किसके तहत की गई है, तो औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत की गई है। तो कभी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है, तो औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत, तो इसको आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो YEIDA द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट है। तो YEIDA
द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाएं नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट हैं। तो ये जो यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसके द्वारा जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये योजनाएं जो हैं, ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विकास किया है इसने, फिल्म सिटी का विकास किया है इसने मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास किया है, लॉजिस्टिक पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट का भी विकास किया है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संदर्भ में। YEIDA आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और मिश्रित भूमि उपयोग उद्देश्यों के लिए भूखंडों के आवंटन के हेतु विभिन्न योजनाएं भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें रही इसके बारे में। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिए अलर्ट है। इसके बारे में पहले बिंदु की बात करें तो आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिए एक सक्रिय उपाय में उत्तर प्रदेश सरकार रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला लागू कर रही है। जो जंगलों में आग लगे जा रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। सरकार पहले से ही हाई अलर्ट पर है और आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चल रही है। तो आपको याद रखना है वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब तक चली है, 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। अगर ये प्रश्न पूछे कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह किस राज्य द्वारा चलाया गया, तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाया गया, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो निगरानी और नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करने के लिए लखनऊ में विभाग प्रमुख एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालयों में एक समर्पित अग्नि नियंत्रक कक्ष स्थापित किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करें तो मुख्य वन रक्षक को राज्य मुख्यालय सेल के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो सरकार को अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त वनाग्नि की घटनाओं पर साप्ताहिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो है क्या करेगी, जो जंगलों में आग लग रही है उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो संभागीय स्तर पर सरकार ने 24 घंटे संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनिवार्य कर दी है। इसके बाद बात करें तो 3 शिफ्ट कर्मचारियों की तैनाती के साथ 24/7 संचालन करते हुए ये नियंत्रण कक्ष विभिन्न श्रेणियों में जानकारी दर्ज करेंगे, जिससे घटना का पता चलने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित होगी। मुख्य वन रक्षक को भी प्रासंगिक जानकारी देंगे। ये सारी चीजें इसके बारे में रही। इसके बाद हम लोग बात करें तो वनाग्नि की जो घटनाएं हैं, वनाग्नि की घटनाओं से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। सभी जिलों में अधिकारियों, आम जनता और अन्य विभागों के लिए स्थानीय हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद बात करें तो सरकार के निगरानी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। सरकार के निगरानी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे पिछले 3 वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए। अगला जो हम लोगों का बिंदु है वो रूस में भारतीय दूतावास में घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मॉस्को में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक सत्येंद्र शिवाल को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मॉस्को में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन के सुरक्षा सहायक सत्येंद्र शिवाल को गिरफ्तार किया है। यह पता चला है कि
पाकिस्तान की सैन्य जासूसी एजेंसी ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित रूस के साथ देश के संबंधों के विषय में वर्गीकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मॉस्को में भारतीय दूतावास में गुप्त सूचना दी थी। इसके बाद बात करें तो यह हापुड़ के निवासी थे और विदेश मंत्रालय यानी कि MIA में मल्टीटास्किंग स्टाफ में से एक थे, जो वर्ष 2021 से मॉस्को में भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के रूप में तैनात थे। इसके बाद बात करें तो पाकिस्तान की हंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI, पाकिस्तान की हंटर नहीं इंटर है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के एजेंट के रूप में उनका एक्सप्लोजर भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के ग्रेड बी अधिकारी माधुरी गुप्ता की गिरफ्तारी के लगभग 14 वर्ष बाद आया था, जो इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात थे और जासूसी के लिए पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद बात करें तो भारत द्वारा यूक्रेन में रूस के विदेश सैन्य अभियानों के खिलाफ आवाज उठाने से इनकार करने के बाद मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंध भी संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष पश्चिम की जांच के दायरे में हैं तथा पूर्व सोवियत संघ राष्ट्र के साथ कच्चे तेल व सैन्य हार्डवेयर की खरीद जारी रखने के लिए अमेरिकी एवं यूरोपीय प्रतिबंधों की अवहेलना की। इसके बाद बात करें तो नई दिल्ली के एक राजनयिक मिशन में ISI गुप्तचर का अंतिम सार्वजनिक प्रदर्शन तब हुआ जब वर्ष 2008 में 26 से 28 नवंबर के बीच लश्कर-ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 के नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें से 166 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद बात करें तो माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में तैनात थी जब उन्हें ISI एजेंट ने लालच दिया था, जिन्होंने उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी राजधानी में नई दिल्ली के राजनयिक मिशन से वर्गीकृत जानकारी हासिल करने के लिए किया था। ठीक, इसके बाद इसके संदर्भ में अंतिम पॉइंट की बात करें तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे जांच के घेरे में ले लिया है और यह पुष्टि हो गई है कि ISI के लिए कार्य कर रही थी। उन्हें कुछ आधिकारिक कार्य के लिए नई दिल्ली बुलाया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। वर्ष 2011 में उनका निधन हो गया था। अगले मुद्दे की बात करें तो जो अगला मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, इसमें मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाओं की बात होगी। इसके बारे में बात करें तो 5 फरवरी सन 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, इनको भी याद रखना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कुल व्यय कितना है? 7,36,433.71 करोड़ रुपए की अनुमानित व्यय है कुल मिलाकर। तो इसको भी आप याद रखेंगे, 73, 64, 37 ऐसे करके भी याद रख लेंगे, दो अंक, या तो 736 और 437 ऐसे याद कर लेंगे तो भी याद हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रख लेंगे, कहीं ना कहीं शायद अगर डाटाबेस प्रश्न आए तो पूछ सकता है। तो ये इतना इसका व्यय का अनुमानित करोड़ है ये। अगले पॉइंट की बात करें तो कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक, समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103
11.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। तो इतने घाटे का अनुमान है, इसको भी आप याद रखेंगे कि घाटे का अनुमान कितना है। तो समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान किया गया है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 3 योजनाएं लागू की गई हैं। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो 3 योजनाएं लागू की गई हैं वो ये हैं कि राज्य कृषि विकास योजना में, जो राज्य कृषि विकास योजना है उसमें 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रिस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद बात करें तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ा करके 1000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है। ठीक, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ रुपए आवंटन शामिल था। इसमें कितना करोड़ शामिल था? 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें शामिल था। आगे बात करें तो अनुच्छेद 112 की बात कर लें, इस मुद्दे से ये रिलेटेड है। अनुच्छेद 112 की बात कर लें, ये महत्वपूर्ण तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अनुच्छेद 112 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है तथा अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो ये वित्तीय वर्ष है, इसको भी याद रखेंगे। निराश्रित महिला पेंशन योजना क्या है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया है। तो यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है। योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है उत्तर प्रदेश बजट। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में गौतम बुद्ध नगर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह घोषणा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा था। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का विकास कार्य चल रहा है, जिसे वर्ष 2024 के अंत तक वाणिज्यिक संचालन के लिए खोलने की योजना बनाई गई है। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और राज्य सरकार की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति के तहत पहल की जा रही है। ठीक, आगे बात करें, इसका अगला पॉइंट की बात करें तो हवाई कनेक्टिविटी के लिए अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट जैसे चुनिंदा हवाई अड्डों का विकास किया गया है। म्योरसुर जो कि सोनभद्र में है एवं सरसावा जो कि सहारनपुर में है, हवाई अड्डों का विकास कार्य प्रगति पर है। तो सोनभद्र और सहारनपुर में भी हवाई अड्डे का कार्य चल रहा है, हवाई अड्डे निर्माण का कार्य चल रहा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। अयोध्या में वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और सुदृढ़ीकरण के साथ साथ भूमि अधिग्रहण के लिए 1100 करोड़ रुपए प्रस्ताव किया गया है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान जो योजना है इसकी हम लोग बात करें, उड़े देश का आम नागरिक की योजना है, इसके तहत बात करें तो ये इसी वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS के रूप में लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक को कब शुरू किया गया? 2016 में, इसको याद रखना है आपको। इसे राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया और यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। योजना के तहत व्यवहार्यता, अंतर, वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कनेक्टिविटी अनुदान की व्यवस्था की गई थी। VGF का अर्थ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक मुश्त या स्थगित अनुदान है, जो आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तीय कार्यवाहक से कम होता है। अगले मुद्दे की बात कर लें तो लखनऊ को 1500 एकड़ की एरोसिटी मिलेगी। लखनऊ को 1500 एकड़ की एरोसिटी मिलेगी। तो अब जो मुद्दा है इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में किस जिले को या किस शहर को 1500 एकड़ की एरोसिटी मिलेगी, तो आपको याद रखना है लखनऊ को। या लखनऊ को कितने एकड़ की एरोसिटी मिलेगी? तो 1500 एकड़ की एरोसिटी मिलेगी। तो ये चीज आप जो हेडलाइन है, जो लेशन का नाम है या जो पहले मुद्दे का नाम है, उसको भी आप याद रखेंगे। तो या तो फिर किस राज्य में एक शहर को 1500 एकड़ की एरोसिटी मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आप जो हेडलाइन है उसको भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की कि लखनऊ अपनी एरोसिटी पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हैदराबाद और दिल्ली के एरोसिटी की तरह यह उन कारपोरेट नेताओं के लिए पसंद का नया गंतव्य होगा जिनका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो एरोसिटी के करीब स्थित है, इसका भी चौड़ीकरण हो रहा है और 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड भी एरोसिटी के प्रस्तावित स्थान के करीब है। एरोसिटी नाम इस तथ्य पर आधारित है कि वे सामान्यतः हवाई अड्डों के करीब स्थित होते हैं, इसलिए इसका एरोसिटी नाम है। तो कभी कभी ये पूछ ले कि एरोसिटी नाम के पीछे का जो कारण है वो ये है कि ये आमतौर पे हवाई अड्डों के आसपास ही स्थित होते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यह बताया गया है कि हिंदुजा समूह अपना इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी प्लांट उस स्थान पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है जहां पहले सरोजनी नगर में स्कूटर इंडिया प्लांट मौजूद था। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 172 एकड़ फैली एरोसिटी भी होगी। ये था इसके संदर्भ में कुछ चीजें। आगे बात करेंगे तो अगला जो हमारा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे होंगे। उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे होंगे। इसके बारे में बात करें तो विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा राज्य भारत में 21 हवाई अड्डों वाला राज्य बनने के लिए तैयार है, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 के तहत जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2014 में यूपी में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अयोध्या में नव उद्घाटन महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। तो जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो अयोध्या में है, इसको भी याद रखेंगे आप।
मार्च 2024 तक यूपी में 5 और हवाई अड्डे बनेंगे, जिसमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक एक हवाई अड्डा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन के लिए खुलने वाला है, जिससे उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र देश का एकमात्र राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश। अन्य 4 महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। ये सभी हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज्यादा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज्यादा। इसके बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी पंचायती राज संसाधनों का वित्त शीर्षक रिपोर्ट से भारत में पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। राज्य राजस्व हिस्सेदारी और अंतरराज्य असमानताएं। इसके बारे में बात करें तो अपने अपने राज्य के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां राज्य के स्वयं के राजस्व का केवल 0.1% है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह रेट 2.5% है, जो राज्यों में सबसे अधिक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इस डेटा को 2.5%। प्रति पंचायत अर्जित औसत राजस्व को लेकर राज्यों में व्यापक जो विभिन्नताएं हैं उसके बारे में बात करें तो केरल और पश्चिम बंगाल क्रमशः 60 लाख रुपए और 57 लाख रुपए प्रति पंचायत के औसत राजस्व के साथ सबसे आगे हैं। असम, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम और तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख रुपए से अधिक था। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों का औसत राजस्व 6 लाख रुपए प्रति पंचायत से काफी कम है। ठीक। पंचायती राज संस्थान, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें पंचायती राज संस्थान के बारे में तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो आपको याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 1992। इसके बारे में भी आप याद रखना है। उसके बाद पंचायती राज संसाधन, ये संस्थान जो है किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लाया गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और एक समान संरचना, चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तथा पीआरआई को निधि, कार्यों व पदाधिकारियों का हस्तांतरण किया। पंचायतें 3 स्तरों पर कार्य करती हैं: ग्राम सभा, पंचायत समितियां और जिला परिषद। ग्राम सभा में गांव या छोटे गांव का समूह होता है, पंचायत समितियां में ब्लॉक परिषद होता है और जिला परिषद में जिला शामिल होता है। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसे मई 2004 में बनाया गया था। यूपी में पंचायतों की संख्या 59,062 कितना है? 59,062 है। यूपी में ब्लॉकों की संख्या 286 है और यूपी में जिलों की संख्या 75 है। इसको आप याद रखेंगे। अगला हम लोगों का जो मुद्दा है यूपी में प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन, इसकी बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वाराणसी में बड़े पैमाने पर सौर संयंत्र के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जिसमें
सौर ऊर्जा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति और मजबूत होगी। अयोध्या में पहले से ही उल्लेखनीय 14 मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि अतिरिक्त 40 मेगावाट क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है और उत्पादन जल्द ही शुरू होने वाला है। आगे बात करें तो अयोध्या में सोलर सिटी परियोजना में 2500 से अधिक सौर संचालित स्ट्रीट लाइटों की स्थापना शामिल है, जो स्थिरता के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अयोध्या में सोलर बोर्ड का उद्घाटन किया है। तो ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर सोलर बोर्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पर सोलर बोर्ड का उद्घाटन किया है? तो अयोध्या में। इसको भी याद रखेंगे। अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाएं जैसे एटीएम और उसके 40 चौराहों पर लगे सोलर ट्री भी हैं, जो शहर के नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाने का प्रतीक है। अब केंद्र वाराणसी है। अब जो केंद्र है वो वाराणसी है, जहां सरकारी भवनों में छत पर सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। वाराणसी में 25,000 छतों पर सौर संयंत्रों की स्थापना होने की उम्मीद है, जो इसे सौर नवाचार के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगा। तो ये सारी चीजें रही हैं इसके बारे में। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी कि GBC 4.0 यानी 4.0 में उत्तर प्रदेश सरकार 14,000 परियोजनाओं को शामिल करने वाले 10 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन की घोषणा करने के लिए तैयार है, जिसमें 33.50 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। GBC यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 4.0 के लिए अनुमानित निवेश रोल आउट पिछले 3 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों में लागू किए गए हैं। 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संचयी निवेश से 5 गुना अधिक है। इनमें से 52% से अधिक परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएंगी, जिसे पश्चिमांचल क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र में लगभग 29% MOU को लागू किया जाएगा, जिसमें राज्य के पूर्वी हिस्से भी शामिल होंगे। मध्यांचल में 14% और बुंदेलखंड में 5% MOU लागू होंगे। इन MOU पर फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रतिष्ठित उद्योगपतियों 500 कंपनियों के प्रतिनिधियों, विदेशी निवेशकों, राजदूतों, उच्चायुक्तों और अन्य विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 3,000 लोग ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह 4.0 में भाग लेंगे। पिछला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की बात करें तो राज्य में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह पहले ही हो चुके हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं? तो आपको याद रखना है, राज्य में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह पहले ही हो चुके हैं, जिससे 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। पहला यूपी इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में, पहला जो हुआ है यूपी इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 4.28 लाख करोड़ रुपए के 145 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 में हुआ। इसके बाद दूसरा जुलाई 2019 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः 61,792
करोड़ रुपए के निवेश के साथ 81 परियोजनाएं और 67,202 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 290 परियोजनाएं सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। ठीक, अगला जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। इसके संदर्भ में पहले पॉइंट की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 तथा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक 2024 पारित किया है। विधेयक के कानून बनने के बाद ऊर्जा विभाग की मंजूरी के बिना लिफ्ट और एस्केलेटर नहीं लगाए जा सकेंगे। मरम्मत न कराने और मानकों की अनदेखी करने पर मालिक या संबंधित संस्था पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। इनका प्रत्येक 5 वर्ष में नवीकरण कराना होगा, सालाना परीक्षण कराना होगा और इसके लिए 1,500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। 1,500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई। तो इस हरे वाले पॉइंट में जितनी चीजें हैं उसको आप याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त विधेयक 2024 के तहत जो लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त का कार्यकाल था पहले 8 वर्ष था, अब घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है और अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। अब लोकायुक्त के संदर्भ में कुछ बात कर लें तो लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है। लोकायुक्त भारतीय संसदीय लोकपाल है जिसे भारत की प्रत्येक राज्य सरकारों के माध्यम से और उनके लिए निष्पादित किया जाता है। उसके लिए निष्पादित किया जाता है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों आरोपों का जांच करना है। अगला जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री 19 से लेकर के 21 फरवरी 2024 तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10.11 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में गैर नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और फिल्म सिटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 14,000 से अधिक इकाइयां शामिल हैं। यह 29 जुलाई 2018 को लखनऊ में आयोजित पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 60,000 करोड़ रुपए, कितना 60,000 करोड़ रुपए से अब 10.11 लाख करोड़ रुपए तक का एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। आगे बात करें तो राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक प्रदर्शनी भी तैयार की है जिसमें स्विट्जरलैंड के ETH ज्यूरिख विश्वविद्यालय की एक टीम भी शामिल है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिल्म सिटी परियोजना जो 1,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 230 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित की जाएगी, राज्य में सबसे आकर्षक निवेशों में से एक है। अगला हम लोगों का जो मुद्दा है वो है UPDIC। UPDIC रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा UPDIC यानी कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा 24,510.60 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर रहा है और इसका लक्ष्य 41,667 रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस, टाटा टेक्नोलॉजीज और अडानी डिफेंस सिस्टम जैसी प्रमुख कंपनियों ने कॉरिडोर में निवेश का प्रस्ताव दिया है।
यूपीडीआईसी यानी कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी कि यूपीडीआईसी महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है और रक्षा और एरोस्पेस में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। 3,585 3,585.85 करोड़ रुपए की 34 निवेश परियोजनाएं आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। आगे बात करें तो ये योजनाएं रक्षा औद्योगिक गलियारे के अलीगढ़, झांसी, कानपुर और लखनऊ नोड्स में फैली हुई हैं तथा 8,530 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। यूपी सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाते हुए सभी नोड्स में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रही है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी वाराणसी जो कि बीएचयू में है, वाराणसी को अनुसंधान करने तथा महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास अंतराल को भरने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आगे बात करें तो यूपीडीआईसी राज्य को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण के एक प्रमुख केंद्र में बदल रहा है, जो भारत की आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। इसने अनुकूलित ऋण प्रस्तुत करने और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में एमएसएमई व स्टार्टअप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा यानी कि यूपीडीआईसी क्या है, उसके बारे में बात करें तो यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर्भरता को कम करना है। तो ये याद रखिएगा, ये एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में जो भारत विदेशों पर निर्भर है तो उस निर्भरता को, विदेशी निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्घाटन सन 2018 में किया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इन परियोजना को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो इसका नोडल एजेंसी जो बनाया गया है यूपीईआईडीए को बनाया गया है, ये आप याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऐसे ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। अगला जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान। उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान, इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाली है, जिनका उद्देश्य 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को लागू करना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीएसआईडीए इस समारोह में 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि के 15% प्रस्तावों को शुरू करने हेतु तैयार है। यूपीडीआईसी महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए बड़े निवेश को आकर्षित कर रहा है और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। इन मेगा परियोजनाओं में क्या क्या शामिल हैं उसके बारे में बात करें तो इसमें शामिल है चंदौली में एकीकृत टाउनशिप। इसके बारे में बात करें तो 333 एकड़ को कवर करने वाली 7,000 करोड़ रुपए की एकीकृत टाउनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान करेंगे, यानी कि जो ये GBC@IB यानी कि चौथा है इसके। तो ये क्या है, इसकी बात हम लोग करें तो अभी हम लोगों ने इसको देखा है, यहाँ पे अभी हम लोगों को देखा ये वाला है लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होने वाली है, इसी की बात हो रही है। तो लखनऊ में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का चौथा संस्करण होने वाला है उसी की बात हो रही है। तो ये उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चौथे सेरेमनी के चौथे संस्करण के दौरान करेंगे। तो इसको आप याद रखेंगे। चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विकास, इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एकीकृत टाउनशिप और मॉल के विकास से चंदौली में 12,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो विनिर्माण उद्यम में जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट और अनीता डिस्टिलरी की परियोजनाएं सामूहिक रूप से औद्योगिक सामान उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे क्षेत्रों में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। तो इसको हम लोग इस पॉइंट को जो लाल वाला है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, चीजें स्पष्ट रहें। इसमें जो विनिर्माण उद्यम है इसमें जो शामिल है वो क्या क्या शामिल है, वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इसमें शामिल है, एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट और अनीता डिस्टिलरी की परियोजनाएं भी इसमें सामूहिक रूप से शामिल हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि एपेक्स वेलफेयर ट्रस्ट और अनीता डिस्टिलरी परियोजनाएं सामूहिक रूप से औद्योगिक सामान उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा तथा जैव ईंधन उत्पादन जैसे क्षेत्र में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से चंदौली, ललितपुर, बस्ती, एटा, बुलंदशहर, अमेठी, मुरादाबाद और झांसी सहित कई जिलों में आर्थिक वृद्धि तथा विकास को गति मिलने की उम्मीद है। अगले पॉइंट की बात करें तो नियोजित निवेश 45 जिलों में 3,500 से अधिक इकाइयां बनाने के लिए तैयार है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण योगदान देगा। निवेश के इन विशाल प्रवाह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक शक्ति को बढ़ावा मिलने और भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान मिलने की उम्मीद है। ठीक, अगला जो हम लोगों का जो मुद्दा है, जो इशू है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान, इसके बारे में बात करें तो पिछला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह, ये वही पिछला जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिछला मुद्दा है वही मुद्दा है, अलग से नहीं है। अभी हम लोग उसका हेडिंग देखेंगे तो यही रहेगा, उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान ही है। देख लीजिए यही वाला है, उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान। तो उसी के अंतर्गत आगे जो बताया जा रहा है वो पिछला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के बारे में बात करें, वो चीज बताया जा रहा है। तो उसमें राज्य में 3 अभूतपूर्व समारोह पहले ही हो चुके हैं, जिसमें 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 8.2 लाख करोड़ रुपए के 1045 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। पहला यूपी इन्वेस्टर्स समिट कब आयोजित किया गया? तो फरवरी 2018 में, इसके बारे में आप याद रखेंगे। पहला ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जुलाई 2018 में हुआ। इसके बाद दूसरा जुलाई 2019 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्रमशः 61,792 यानी कि 61,792 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 81 परियोजनाएं और 67,202 करोड़ के निवेश के साथ 290 परियोजनाएं सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। इस पॉइंट को हम लोगों ने एक बार कवर कर लिया हुआ है। ठीक, अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो है हरित उद्योग आधार। क्या है? अगला जो मुद्दा है हम लोगों का वो है हरित उद्योग आधार। इसके बारे में बात करें तो राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगा। तो भारत का कौन सा राज्य खुद को हरित उद्योग आधार के रूप में विकसित करेगा या स्थापित करेगा? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य। उद्योग विभाग नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए अपने सौर, जैव ईंधन, पंप स्टोरेज और ईवी बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोटेक्ट करेगा। अधिकारियों के मुताबिक यूपी की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 22.38 मेगावाट थी, जो कई राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। राज्य एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लेकर आ रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए लगभग
1,54,000 हेक्टेयर भूमि बैंक है। 1,54,000 हेक्टेयर भूमि बैंक है। सरकार ने 3,600 मेगावाट की क्षमता वाले 6 सौर पार्कों को स्वीकृति दे दी है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का 25% यूपी में उपयोग किया जाता है। कितना परसेंट? 25%। 25% यूपी में उपयोग किया जाता है। राज्य ने पहले ही 450 से अधिक सक्रिय चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विकसित कर लिया है, जबकि अन्य 100 से अधिक पाइपलाइन में हैं और एक्सप्रेसवे सार्वजनिक स्थानों एवं इमारतों के किनारे पहले से ही पहचाने गए स्थान हैं। 7 माल ढुलाई स्मार्ट शहरों के लिए ईवी योजना की कवायद चल रही है। तो 7 माल ढुलाई स्मार्ट शहरों के लिए ईवी योजना की कवायद चल रही है। यूपी ने सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में 13,250 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली 8 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। आगे बात करें तो यह ध्यान में रखते हुए कि यूपी अकेले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लक्ष्य का 1/5 हिस्सा उपभोग कर सकता है, राज्य संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, बायोडीजल, एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए एकल खिड़की अनुमोदन लेकर आया हुआ है। आगे बात करें तो अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो वही वाला है, अगला अभी नहीं आया है, वही वाला मुद्दा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस चीज को आप याद रखेंगे, प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो NGHM है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसको आप याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा उद्योग, मोबिलिटी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज यानी कि कार्बन युक्त डीकार्बोनाइज करना, स्वदेशी निर्माण क्षमता विकसित करना, GH2 और इसके व्युत्पन्नों के लिए निर्यात के अवसर सृजित करना। अगले पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2030 तक अपेक्षित जो परिणाम है, जो 2030 तक उम्मीद जताया जा रहा है कि क्या क्या होना है, तो प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। अगला जो 2030 तक का लक्ष्य है वो ये है कि जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत, 6 लाख रुपए से अधिक रोजगार, 6 लाख से अधिक रोजगार, वार्षिक CO2 उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी, 14 लाख करोड़ से अधिक का कुल निवेश हो जाएगा 2030 तक आते आते। आगे जो है हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, लेकिन यह अन्य तत्वों के साथ संयोजन में ही मौजूद होता है। इसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिक जैसे जल से अलग किया जाता है। अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत उपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि GH2 उत्पन्न किया जाता है। आगे बात करें जो हम लोगों का अगला मुद्दा है वो ये है कि प्रधानमंत्री कल्की धाम मंदिर की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री कल्की धाम मंदिर की नींव रखेंगे, इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री संभल जिले में, किस जिले में? संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और इससे संबंधित सेवाओं, खाद्य प्रसंस्करण, आवास तथा रियल एस्टेट, आतिथ्य एवं मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक। अगला जो हम लोगों का न्यूज है वो ये है कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होगा वो ये होगा, जो महत्वपूर्ण चीज होगा वो ये होगा कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, ये जानना महत्वपूर्ण होगा। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश, तूफान तथा ओलावृष्टि, साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तीव्र बर्फबारी होने की संभावना है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग मौसम की स्थिति देखी जाने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सामान्य मौसम प्रारूप में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है तथा समुदायों को इन परिवर्तनों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी आवश्यक उपाय हेतु तैयार रहने का आग्रह किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती तूफानों की एक श्रृंखला है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, ये आप याद रखेंगे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये 9000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके भारत में पहुंचते हैं। तो भारत में पहुंचने के लिए इन्हें कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, 9000 किलोमीटर। यह उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो याद रखना है, उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा के लिए उत्तरदायी क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता एकत्रित करता है और पश्चिमी हिमालय पर्वत से टकराने से पहले ईरान एवं अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरता है, जबकि तूफान प्रणाली पूरे वर्ष में मौजूद होती है। वे मुख्य रूप से दिसंबर और अप्रैल के बीच भारत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम का प्रक्षेप वक्र शीत ऋतु के महीने के दौरान हिमालय क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। जेट स्ट्रीम हिमालय के ऊपर से पूरे वर्ष तिब्बत के पठार और चीन की ओर प्रवाहित होती है। इसका प्रक्षेप वक्र सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है। इसका जो प्रक्षेप वक्र है वो सूर्य की स्थिति से प्रभावित होता है। आगे बात करें तो भारत के लिए ये महत्व क्यों है, इसके बारे में बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो हिमपात का प्राथमिक स्रोत है, जो शीत ऋतु के दौरान हिमालय के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है। ये ग्लेशियर गंगा, सिंधु और यमुना जैसी प्रमुख हिमालयी नदियों के साथ साथ असंख्य पर्वतीय झरनों और नदियों का पोषण करते हैं। ये कम दबाव वाली तूफान प्रणालियां भारत में किसानों को रबी फसल उगाने में मदद करती हैं। लेकिन इसमें जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें। जो समस्याएं हैं, पश्चिमी विक्षोभ हमेशा अच्छे मौसम के अग्रदूत नहीं होते हैं। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ बाढ़, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी चरम मौसम की घटनाओं का कारण बन सकते हैं। बुनियादी ढांचों को नष्ट कर सकते हैं, साथ ही जीवन तथा आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं। अगला बात करें हम लोग भारत मौसम विभाग के बारे में, यानी कि IMD के बारे में। तो भारत मौसम विभाग की स्थापना कब की गई, 1875 में की गई। इसको आप याद रखेंगे, कब की गई, 1875 में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है 1875 में। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
आगे बात करें तो अगर पूछ ले कि आईएमडी का मुख्यालय यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। इसको आप याद रखेंगे। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में ईएसएमए लागू। उत्तर प्रदेश में ईएसएमए लागू किया गया। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए, अब ये भी आप याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने ईएसएमए अपने राज्य में लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी कि ईएसएमए 1968 लागू किया है। यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के दौरान आया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है हम लोग देखेंगे कि ईएसएमए क्या है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ये क्या है? ये 1966 में यूपी अधिनियम संख्या 30 1966 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत राज्य सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। अधिनियम पुलिस को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति देता है, ठीक है, और 1 वर्ष तक की कैद या गैर कानूनी हड़ताल के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को 1000 तक का जुर्माना या दोनों का जुर्माना लग सकता है, याद रखना है। इस आगे बात करें तो इस अधिनियम के तहत पुलिस को उन कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है जो बिना वारंट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकते हैं जो 1 वर्ष तक हो सकता है, या 1000 जुर्माना जो 1000 रुपये तक बढ़ा सकता है, या दोनों किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के तहत अवैध था। अतीत में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान और फिर मई 2021 में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ये क्या है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1968 में। पहले तो ये याद रखना है। अब ये क्या है इसके बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1968 में कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा। यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संख्या 33 के तहत भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, तो इसको भी याद रखना है। ये कहाँ पर है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम कहाँ पर है? संविधान की 7वीं अनुसूची में, वो भी समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली जो सेवाएं हैं वो क्या है? सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं आवश्यक हैं। पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन विक्रय में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को भी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ईएसएमए के अधीन हो सकता है। यह कानून संचार और परिवहन सेवाओं तथा खाद्यान्न के अधिग्रहण एवं वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर लागू होता है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब जो हम लोगों का अगला न्यूज़ है, जो अगला मुद्दा है, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2000 से लेकर के 17 की तुलना में वर्ष 2019 से 23 में 4 गुना अधिक एफडीआई यानी कि जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है वो प्राप्त हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन के दौरान सीएम ने बताया है कि वर्ष 2000 से लेकर के 17 की तुलना में 2019 से 2023 में यूपी को 4 गुना ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुआ है। आगे बात करें तो आधिकारिक बयान के मुताबिक राज्य सरकार प्रधानमंत्री द्वारा यूपी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। पिछले 6 से 7 वर्षों में राज्य की छवि बदली है। 7 वर्ष पहले यूपी का बीमारू क्या है अभी समझ में आएगा, आगे हम लोग चल के देखेंगे बीमारू क्या है। तो बीमारू राज्य हुआ करता था। इस
सीएम के मुताबिक बढ़ा हुआ निवेश बेहतर कानून व्यवस्था का नतीजा है। तो बीमारू क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो यह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है, जो उन राज्यों का समूह है जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में पिछड़े हुए हैं। ये है बीमारू। ऐसे कुछ कुछ राज्य शामिल हैं जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो राज्य शामिल हैं बीमारू में। तो पहले उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल हुआ करता था। इन राज्यों की विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढांचा है। ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, जिसमें शामिल है। जैसे ऐसी परिस्थिति क्यों है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है। तो पहला तो कारण है निवेश की कमी। इन राज्यों को ऐतिहासिक रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार से कम निवेश प्राप्त हुआ है। इससे बुनियादी ढांचे के विकास में कमी आई है, जिससे इन राज्यों में व्यवसायों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। इसके बाद खराब शासन की बात करें तो बीमारू राज्य भी खराब शासन से ग्रस्त है, खराब शासन से त्रस्त है। इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी हुई है। इसमें इन राज्यों में कहाँ गया, इसके परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पारदर्शिता की कमी हुई है। इससे इन राज्यों में व्यवसायों के लिए कार्य करना मुश्किल हो गया है तथा निवेश भी हतोत्साहित हुआ है। उच्च जनसंख्या वृद्धि भी इसमें अपना योगदान निभाता है। तो बीमारू राज्यों ने भी उच्च जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव किया है। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ा है और इन राज्यों की सरकारों के लिए अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो गया है। ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। तो इसको आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। प्राथमिकता गलियारे पर मेट्रो सेवा का उद्घाटन 25 से 28 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की उम्मीद है। जामा मस्जिद स्टेशन ताजमहल से जामा मस्जिद तक 6 स्टेशनों के प्राथमिकता गलियारे पर तीसरा और अंतिम भूमिगत मेट्रो स्टेशन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनकामेश्वर मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने द्वापर युग में की थी, जब वे भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए मथुरा आए थे। कैलाश से मथुरा जाते समय शिव इस स्थान पर रुके थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि वे कृष्ण को अपनी बाहों में पकड़ने में सक्षम होंगे तो वो एक शिवलिंग स्थापित करेंगे। ठीक, ये वाला मुद्दा यहाँ पे समाप्त हो गया। अगले मुद्दे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों की मांगों पर विचार करने हेतु समिति का गठन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिनकी भूमि विकास उद्देश्यों के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों में अधिग्रहित की गई थी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा गांव के किसान पिछले 2 महीने से 64.7% बढ़े हुए भूमि मुआवजे, अपने परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधाओं, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग करने की अनुमति, अपने बच्चों के लिए नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सीमित आवश्यक कदम उठाने के लिए किसानों और अन्य हितधारकों के साथ भी चर्चा करेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सीईओ किसानों के मुद्दों को संबोधित करने में इस समिति का समर्थन करेंगे। समिति 3 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। तो अगला मुद्दा है उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए
CSR फंड का उपयोग करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए राज्य के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR भंडार को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेट्स की ओर रुख करेगी। अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से एक है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा है। अन्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 कुछ कंपनियों को पिछले 3 वित्तीय वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करने का आदेश देती है। आगे बात करें तो राज्य ने CSR फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के योगदान को भी स्वीकार किया है। आगे बात करें तो वर्ष 2014-15 में यूपी को केवल 148 करोड़ रुपए मिले, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 435 करोड़ रुपए हो गए। वर्ष 2021-22 में यूपी में 1321 करोड़ रुपए का CSR खर्च हुआ, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो गया। ठीक, आगे बात करें तो जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR क्या है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR क्या है, तो ऐसे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। तो आप इन सब चीजों को स्किप ना करें। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण निहित है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में यह दृष्टिकोण निहित है कि कंपनियों को पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही सकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, दूसरा नैतिक उत्तरदायित्व, तीसरा परोपकारी उत्तरदायित्व और चौथा है आर्थिक उत्तरदायित्व। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, तो उस पे लागू होता है जिसका कारोबार 1000 करोड़ रुपए से अधिक है या 1000 करोड़ रुपए है, या जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है, या उनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक है। इस अधिनियम में कंपनियों द्वारा एक CSR समिति गठित करना आवश्यक है, जो निदेशक मंडल को एक कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की सिफारिश करेगी और समय समय पर उसकी निगरानी भी करेगी। ठीक, अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो अभी नहीं है, अभी वही वाला है। कंपनी अधिनियम 2013 की चर्चा कर लें थोड़ी सी हम लोग, इसकी बात कर लें तो भारतीय कंपनी अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया था। यह कंपनियों को पंजीकरण द्वारा गठित करने में सक्षम बनाता है। कंपनियों उनके कार्यकारी निदेशक और सचिवों की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है। वर्ष 2013 में सरकार ने भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में संशोधन किया और एक नया अधिनियम जोड़ा जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कहा गया। कंपनी अधिनियम 1956 को आंशिक रूप से भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आगे बात करें तो यह एक अधिनियम बन गया और अंततः यह दिसंबर 2013 में लागू भी हो गया। वर्ष 2000 में भारत की संसद ने कंपनी अधिनियम और संशोधन करने तथा विभिन्न अपराधों को कम करने, साथ साथ देश में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी विधेयक 2020 पारित किया। ठीक, प्रस्तावित परिवर्तनों में कुछ अपराधों के लिए दंड में कमी के साथ साथ अधिकारों के मुद्दों के संदर्भ में समय सीमा, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
अनुपालन आवश्यकताओं में छूट और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगले मुद्दे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होने वाले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विमानन क्षेत्र की तीव्र गति पर जोर देते हुए यूपी 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार राज्य में पिछले 9 वर्षों में विमानन बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में 10 हवाई अड्डे हैं, जिनमें अयोध्या में 9 उद्घाटित हवाई अड्डा शामिल है, जो महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, अयोध्या में है। यूपी में 5 और हवाई अड्डे होंगे। इनमें आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट में एक एक हवाई अड्डा बनेगा। राज्य के बजट 2024-25 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रस्तावित धनराशि भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना और उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन संवर्धन नीति के उद्देश्य के अनुरूप है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना क्या है? यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना क्या है, तो ये शुरू क्यों की गई है? तो यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का एक हिस्सा है। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत के सुदूर और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना, दूरस्थ क्षेत्रों का विकास और व्यापार एवं वाणिज्य तथा पर्यटन विस्तार को बढ़ाना, आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना, विमान क्षेत्र में रोजगार सृजन करना इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति, इसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति कब शुरू की गई, तो आपको बताना है 2017 में शुरू की गई थी। इसका इरादा राज्य में इन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करना है। प्रोत्साहन प्रदान करके आरसीएस, इससे पहले क्या है कि हम लोग कई बार CSR पढ़ रहे हैं, शायद क्या आप देख लीजिएगा, इससे पहले शायद हम लोगों ने गलती पढ़ा हुआ है इसको, RCS को प्रोत्साहन प्रदान करके RCS के तहत नए मार्गों के विकास के माध्यम से हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना और यूपी के गैर RCS हवाई अड्डे की इंटरकनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करना, एयर कार्गो हब और पूर्ति केंद्रों के विकास का समर्थन करके यूपी में कृषि निर्यात, अन्य खराब होने वाले सामान विनिर्माण तथा इकाई कॉमर्स व्यवसायों को बढ़ाना, राज्य में रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाना इसके उद्देश्य में शामिल है। ठीक, इसके आगे बात करें तो इसके आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे बनेंगे। इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों के पाठ्यक्रम में क्या है। पाठ्यक्रम में बात कर ले तो लास्ट वाला जो हम लोगों का मुद्दा है, लास्ट वाला हम लोगों का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे बनेंगे। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि जो फरवरी करंट अफेयर यूपी स्पेशल से रिलेटेड था वो भी कंप्लीट हो गया, और हम लोगों का जो जनवरी का था, जनवरी वो भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। जनवरी और फरवरी का यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोगों को कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में मार्च के करंट अफेयर को, और इसी प्रकार से करते करते दिसंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड होगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग मार्च के करंट अफेयर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।